अनम्यूट करके बोल देना कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो किया था वही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। प्रैक्टिस ही करनी है क्योंकि क्वेश्चंस अगली क्लास में हम लोग सीरीज पैदल वाले क्वेश्चन करेंगे, आज डाइलेक्ट्रिक वाला स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है डिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कर दीजिए इसे स्टार्ट करना। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है। ओके, फाइव मिनट 6 minutes और गिव मी आंसर्स। आंसर पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों करके बहुत क्वेश्चन करा चुकी हूँ इस तरीके के लास्ट क्लास में, तो इस क्लास में मुझे पता चलना चाहिए कि कितना तुम लोगों ने पढ़ा है, करके मुझे आंसर्स दे दें। ये जो क्वेश्चन में यहाँ प्रैक्टिस करा दी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सिंगेज की बुक से हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कहीं से और उठाने की जरूरत नहीं है, सिंगेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, बाकी तुम्हारे पास दी हुई है, ठीक है। पर्श बताओ। रेस करो जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं और लास्ट तक रुकते हैं। ये 7 बच्चे हैं, बाकी के चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये कैपेसिटर के, और थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, थ्योरी हम लोग कम और क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है जेई। तो जेई में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतना ही तुम्हारा जेई क्लियर करने के चांसेस रैपिडली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई कौन कौन पहले, अच्छा अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो जेई के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको एट एनी हाउ जेई निकालना ही है। ठीक है, तो तुम ऐसे बच्चे हो, 7 बच्चे ऐसे हैं, मुझे 7 बच्चे ऐसे मिले हैं जो बहुत सीरियस हैं जेई को लेकर, अदरवाइज बाकी की भाई, बाकी को क्या करना है, सब लोग जेई निकाल सकते हैं। जेई को इतना अब, तो जेई के क्वेश्चन पेपर देखोगे बहुत हद तक इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जब 1995 में जब किसी ने जेई दिया होगा, उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होंगे बहुत टफ पेपर आता था, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया है,
सॉल्व करो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतने चांसेस इजी हैं। तो पहला देखो क्या है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड है यहाँ पे। अच्छा, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो यहाँ क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, क्या मतलब है? आया आंसर आया भाई? जस्ट मिस्ड लास्ट 2 डेज। स्पर्श ने वाओ स्पर्श, आपने लास्ट 2 क्लासेस मिस कर दी, यानी आप पूरा कैपेसिटर वाला चैप्टर खा गए। कैसे कवर करेंगे? जो क्लास में डेली हैं, जो डेली आते हैं, सुरेंद्र और दिया, दिव्यांशु, गौरव, ये लोग तो डेली आते हैं। हाँ, तो अपने अपना आंसर दो। ओके, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था, डिस्टेंस को कम किया था। पहले भी सेम ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पे मैंने क्या है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करा दिया। तो क्या चीज, किस चीज में डिफरेंस आएगा? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट द प्लेट सेपरेशन। वर्क डन 0 है? नहीं, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो वर्क डन 0 हो जाएगा ना। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई इसका मतलब क्या है, पहले बैटरी में कुछ ना कुछ किसी वी पोटेंशियल पे होगा, ठीक है, बैटरी पे जैसे वी नोट पोटेंशियल था नीचे। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो बैटरी का पोटेंशियल भी क्या, बैटरी का पोटेंशियल मेंटेन नहीं रख पाएगी बैटरी, है ना। बैटरी का पोटेंशियल जो V वोल्ट है, बैटरी उस पोटेंशियल को जो यहाँ पे दिया हुआ है EMF V0 वोल्ट, बैटरी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, है ना, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी। बस वही एक यहाँ पे एक लॉजिक है बस, कि V0 मेंटेन नहीं रहेगा, बाकी तो तुम सब करोगे। अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई मतलब बैटरी कोई काम भी नहीं करेगी, तो वर्क डन बाय बैटरी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट पूछा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है। तो सबसे पहले वो जो मैंने इक्वेशन बताई थी, जो सबसे बेस्ट इक्वेशन है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन की, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन, बताओ भाई, पोटेंशियल, चेंज इन एनर्जी प्लस। तो भाई हाँ, अगर आप स्लोली स्लोली उसको डिस्टेंस को कम करोगे, हीट की वैल्यू क्या होने वाली है, हीट होने वाली है 0। स्पर्श का आंसर ठीक आ रहा है, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हीट 0, वर्क डन बाय बैटरी इज आल्सो 0, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो काम क्या करेगी, कुछ नहीं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, कुछ था इसमें? पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों को पता ही है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं कैपेसिटर की, तो यू फाइनल और यू इनिशियल, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो इस तरीके से सवाल को रिड्यूस करना है, आपको जो आता है वो लिखो और उस सवाल उसको लिखने के बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, आधे से ज्यादा चीजें हल हो गई। सुरेंद्र का अभी भी 1/2 CV स्क्वायर आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर, देखो मैं इसका आंसर देख के बताऊं क्या है। 14 का 14 का नहीं, अभी तक सिर्फ स्पर्श का आंसर ठीक है, देखते हैं। देखो यू इनिशियल क्या होने वाला है बच्चों, 1/2 CV स्क्वायर ये होता है। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना है, C0 और बैटरी का EMF V0, बैटरी इनिशियली किस पोटेंशियल पे थी, V0 पे, तो 1/2 C0 V0 स्क्वायर, ये हो गई आपकी यू इनिशियल। यू फाइनल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं पोटेंशियल के लिए, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो 1/2 CV स्क्वायर बताया था, और एक 1/2 QV बताया था, और एक बताया था Q स्क्वायर बाय 2C, ये तीनों फॉर्मूले बताए थे। अब देखो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी फाइनल वाला, आफ्टर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और कैपेसिटर को क्या किया, उसके डिस्टेंस को D/2 कर दिया। तो देखो यू फाइनल कैसे निकालोगे, पहले तो C निकालो,
कैपेसिटेंस में कितना चेंज आया, सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय 2, डी यहाँ चला गया और ये कितना था मेरा सी नॉट था, है ना, पैरेलल प्लेट के लिए सी नॉट क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो सी डैश कितना आ गया भाई, सी डैश आ गया आपका 2 सी नॉट। अब यहाँ से यू फाइनल निकालोगे, यू फाइनल कैसे निकालोगे, देखो अब पोटेंशियल बैटरी डिस्कनेक्टेड है और सी डैश चेंज हुआ है, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल्स टू CV, जब सीट चेंज हो गया और बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल इज आल्सो गोइंग टू चेंज। तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, विच फॉर्मूला यू आर गोना यूज, दिस वन। तो फाइंड U फाइनल विच इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2, C कितना हो गया भाई, C डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ C नॉट, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ C नॉट। Q स्क्वायर यानी इनिशियल वाला लगा रहे हो, Q नॉट जो इनिशियल था कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू C नॉट V नॉट, यहाँ से C नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाय 4 C नॉट, तो कितना आया देखो 1 बाय 4 C नॉट V नॉट स्क्वायर। तो ये रही आपके पास इनिशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल एनर्जी, और जब इसको माइनस करोगे तो वर्क डन कितना आया, वेरी गुड शानू, वेरी गुड वेरी गुड। तो -1 बाय 4 C नॉट V नॉट स्क्वायर, क्या आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सुरेंद्र क्या मिस्टेक करी थी, सुरेंद्र ने जो 1/2 आया इसने मिस्टेक करी थी, इसने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाया 1/2 CV स्क्वायर, C को रख दिया 2C, राइट। यस और मैम। ये ध्यान नहीं दिया कि जो V है वो भी चेंज होगा, तो आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, आपको Q वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, आप ये भी तो कह सकते हो, आपका यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि मैम अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया क्या Q जो है वो सेम रहेगा। देखो एनर्जी का आप लगाओ चार्ज कंजर्वेशन, अगर बैटरी नहीं है डिस्कनेक्ट है तो बैटरी के पास जितना पहले चार्ज था सर्किट में उतना ही चार्ज रहेगा बाद में भी, तो इसलिए Q क्या रहने वाला है, कंजर्व। ठीक है, बैटरी को अपने नोट्स में लिख लो, ये अपने नोट्स में लिख लो, बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर दोगे क्या क्या चीज सेम रहेंगी, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, बट पोटेंशियल यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में लिखिए। कैपेसिटेंस तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, बताया ही पहले ही, कैपेसिटेंस सिर्फ डिस्टेंस और एरिया पे डिपेंड करेगा। अब दूसरे का बताओ, दूसरे का तो सुरेंद्र ने भी निकाल लिया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा बाय V, पोटेंशियल मेंटेन रहेगा बाय V से, तो यू कैन इजीली यूज 1/2 CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और C की जगह ये हो जाएगा 2C नॉट, और आपका आंसर आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर माइनस 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला कराऊं कि सेकंड वाला कराऊं कि हो गया, चाह रहे हैं कि मैम करा दो सेकंड पॉइंट। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज स्फीयर्स। हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था स्फीयर्स के लिए, कि जब स्फीयर्स को कनेक्ट करेंगे बाय वायर तो किस तरीके से हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पोटेंशियल कैसे आएगा, एनर्जी लॉस क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स। केस 1 देखते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर है हमारा C1 और ये एक कैपेसिटर है C2। ठीक है, दोनों C1 और C2 हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। मान लो इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस चार्ज है। एक सेकंड, इनिशियली पहले इनको इनिशियली ये क्या है, अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इनिशियली कनेक्टेड नहीं है, बाद में मैंने क्या किया, इन चार्जेस को कनेक्ट कर दिया, इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कैपेसिटर की प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। इनिशियली क्या है देखो, ओपन है। ठीक है, इनिशियली दीज आर ओपन।
मान लो ये वाला कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। अब मैंने क्या किया फाइनली, अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, पर ध्यान रखो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट करी गई है। देखियो, एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करी गई है, और ये नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट करी गई है। ठीक है, तो देखो सी तो क्या रहने वाला है, इनका कैपेसिटेंस तो सेम ही रहने वाला है। बट अब क्या होगा, जब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो देयर आर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। Because of the potential difference, the charges start flowing from one capacitor to the another. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, आपको फाइंड करना होगा कॉमन पोटेंशियल। बाद में जब चीजें सब सॉर्टेड होगी तो मान लो आपके इस वाले पे चार्ज आया Q1 डैश और इस C2 वाले कैपेसिटर पे चार्ज आया Q2 डैश। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल। बताओ, लास्ट क्लास में भी कराया है, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ये है इस वाली प्लेट के पास पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू Q बाय C, है ना, और टोटल वाला आएगा टोटल कैपेसिटर बाय टोटल चार्ज। ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। तो टोटल चार्ज देखो कितना है, इक्वल्स टू CV, V इक्वल्स टू Q बाय C। हाँ भाई, एकदम यही फॉर्मूला है। टोटल कैपेसिटर कितना है? C1 प्लस C2। टोटल चार्ज कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यही है। अच्छा, अब देखो, अगर आपको Q1 डैश और Q2 डैश ना पता हो तो किस फॉर्म में निकालोगे? चार्ज क्या रहने वाला है? कंजर्व, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज कंजर्वेशन से क्या लगाओगे? बताओ, इनिशियल और फाइनल चार्ज कैसे रहने वाले हैं? सेम, यानी Q1 प्लस Q2 जो कि Q इनिशियल था वो बराबर होने वाला है Q1 डैश प्लस Q2 डैश विच इज फाइनल चार्ज। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो Q1 डैश और Q2 डैश की जगह क्या लिख सकते हो? Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? C1 V1। अनु यहाँ पे कितना होगा? C2 V2। किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो गई देखो, प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। तो ये किसके बराबर आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्लास में देखा था, चार्ज कंजर्व किया Q1 प्लस Q2 डैश, ये किसके बराबर होगा? मेरे इनिशियल चार्ज के, विच इज Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? Q को ये रहा C और V के फॉर्म में। ठीक है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल ये पहले V1 था और यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? V2 था। तो कितना होगा V1 आपका? Q1 किसके बराबर हो गया? C1 V1 और ये C2 V2। तो बस यही लिखा है। एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे भाई, वो भी सिखाया था शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखो U फाइनल कितना हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल है 1/2 CV स्क्वायर करोगे तो C1 प्लस C2। पोटेंशियल क्या है? दोनों की कॉमन, ये भी V पोटेंशियल पे है और ये भी V पोटेंशियल पे है, तो 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो दिस इज U फाइनल। बट इनिशियल क्या था देखो, दोनों के अलग अलग, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, एनर्जी लॉस का मुझे एक फॉर्मूला बताओ जो लास्ट क्लास में ड्राइव कराया था, ऐसे ही माइनस करके क्या आया था, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी है। एक काम करो, बी की जगह जो ये फॉर्मूला निकाला है ना, ये C1 B1 ये पुट कर दो, पुट दिस फॉर्मूला बी में, ये वाला फॉर्मूला रख दो। अब बताओ एनर्जी लॉस कितना आएगा? कॉपी में बनाओ, कॉपी में। एनर्जी लॉस कितनी आएगी?
जब आप ये पुट कर दोगे वहां पे वैल्यू, एनर्जी लॉस V की जगह C1V1 प्लस C2V2 ये पुट कर दो। इसे पुट करने के बाद आपका जो एनर्जी लॉस आया है वो आएगा C1C2 1/2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आया है आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, और ये जो मेन जो ये फॉर्मूला है मेन, ये भी लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे वो वाला लगा सकते हो। ये हो गया केस 1। केस 2 देखो, अगर मैं क्या करूं, मैं अगर रिवर्स कर दूं, पोलैरिटी चेंज कर दूं, कैसे? ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, ठीक है, इसका चार्ज कितना था Q1 और पोटेंशियल कैपेसिटर कितना था C1 और इसका पोटेंशियल है V1। अब इस कैपेसिटर को क्या किया, चलो अभी कनेक्ट नहीं करते, ये इस तरीके से है, ठीक है, अभी इस तरीके से है, इनका स्विच क्या है, ओपन है। यहाँ पे मेरे पास एक और कैपेसिटर है, जो नेगेटिव प्लेट यहाँ पे है और इसकी पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे। मान लो इस पे Q2 चार्ज है, C2 इसका कैपेसिटेंस है और V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर का। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखो, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट जिसपे कितना चार्ज था प्लस Q1, किससे कनेक्ट कर दिया, इस कैपेसिटर की प्लेट पे जिसपे कितना चार्ज है माइनस। अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताओ, आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज किस तरीके से फ्लो होगा मुझे बताओ। कनेक्ट हो गए भाई सब, ठीक है। अब चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है, कॉमन पोटेंशियल भी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मान लो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दोबारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे चार्ज क्या आ गया प्लस, यहाँ पे भी चार्ज आ गया प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q फाइनल आया, Q1 डैश आया, C1 इसका ये कैपेसिटर सेम रहेगा और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कॉमन होगा दोनों के लिए, ठीक है। Q2 डैश C1 और कॉमन पोटेंशियल V। फाइंड V कॉमन, V कॉमन कितना आएगा आप बताओ, Q टोटल डिवाइडेड बाय C टोटल। तो Q टोटल कितना है देखो, पहले Q टोटल कितना था Q1, ये था माइनस, तो कितना था Q टोटल Q1 माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस है ना Q2 वाला साइन। टोटल चार्ज कितना है तुम्हारे पास इस वाले केस में, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, और कैपेसिटर तो अभी भी सेम C1 प्लस C2। तो अब Q1 लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ C1 V1, तो कैसे लिखोगे, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है भाई। तो दिस इज योर V कॉमन इस तरीके से, बट चार्ज अभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, कैसे, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। तो V कॉमन याद रखना, जब भी प्लेट्स अगर रिवर्स पोलैरिटी में हो तो इस तरीके से आएगा, प्लस मत कर देना अदरवाइज गलत हो जाएगा। दिस इज केस 2। अच्छा, इसके लिए एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एनर्जी लॉस थी, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखो, तो एनर्जी लॉस में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एक बैटरी पे साइन कैसा आ जाएगा, रिवर्स साइन आ जाएगा। मान लो V2 पे रिवर्स साइन आया तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे देखो 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी का, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव वाले इधर V1 है तो इस वाले का पोटेंशियल कितना होगा भाई, 0 है ना। इसका अगर टोटल पोटेंशियल V2 है तो पॉजिटिव वाले का V2 होगा और इस वाले का कितना होगा, 0, यही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो अलग बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या साइन लगाया, माइनस का, जिससे ये क्या हो जाएगा 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 स्क्वायर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो चीजें, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो। रिवर्स पोलैरिटी में चेंज कैसे निकालना है। देखो बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं, यहीं पे ये दो पॉइंट्स हैं कंफ्यूजन होने के। ठीक है, चलिए सवाल करा जाए, सवाल किया जाए, तो सवाल कीजिए। चलो, एक कैपेसिटर की प्लेट है ये ए बी, मैं बना रही हूँ, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैराड और इस पे पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, ये भी। अब क्या किया, इसको दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर दिया जो कि ये है 30। इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका गिवन है 3 माइक्रो फैराड और वोल्टेज जो गिवन है इसके अक्रॉस वो है 10 वोल्ट। दोनों अब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करे गए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दो हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आएगा। चलो सॉल्व दिस। हम कनेक्टेड नहीं है। हाँ कनेक्ट होंगे तभी, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लीजिए। रिया सॉल्व करो, गौरव सॉल्व करो, कशिश सॉल्व करो, रिया बोरा ये भी सॉल्व करो, रितु सुजल। देखो जो बच्चे, हाँ जितने बच्चे तुम यहाँ बैठे हो ना, मुझे पता है जो बच्चे क्लास में टिकते हैं, मतलब दे आर सीरियस अबाउट द जेईई एग्जाम। बी कॉमन निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो बी कॉमन। हो गए बच्चों, बी कॉमन निकालो। क्या फॉर्मूला था, अब सेम पोलैरिटी में है तो प्रतिष्ठा का 60, प्रतिष्ठा 60 क्या आया है 60 वॉट, 60 is what quantity, I don't know, potential difference। देखो वी कॉमन का फॉर्मूला सिंपल यही तो है, कनेक्ट कर दिया तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछा है तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम ही तो पोटेंशियल आएगा। तो C1 V1, यहाँ पे क्या होता है C1 प्लस C2। तो देखो C1 कितना है भाई आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल 20 प्लस इसका C2 देखो कितना है 3 माइक्रो फैराड, इसका पोटेंशियल 10। ठीक है, C1 प्लस C2 कितना हो गया 5। तो ये 22 जा 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 70/5, कितना 70/5, कितना आया बी कॉमन 70/5। गौरव बताओ कितना आया, 140 कैसे आ गया 70/5 140 माइक्रो। देखो सीधा फॉर्मूला ही तो लगाया है, C1 की वैल्यू भी गिवन है, V1 भी गिवन है 14, यस 14 राइट 14 यस 70। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ ज्यादा बड़ा काम थोड़ी किया है। C1 V1 बस ये फॉर्मूला था तुम्हारे पास, लगा दिया कितना वोल्ट। तो दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस बाद में जो पोटेंशियल आने वाला है फाइनल वो कितना आएगा 14 वोल्ट। चलो अभी इस क्वेश्चन में एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, फाइनल चार्ज निकालिए। तो फाइनल चार्ज निकाला है ना वो यहाँ पे,
ये फाइनल चार्ज जो ये Q1 डैश आया है, Q2 डैश आया है, ये फाइनल चार्ज निकालो। एक लाइन में आना चाहिए, एक सेकंड में। फॉर्मूला Q का क्या है? CV। आपके पास V भी है हर कैपेसिटर का और C भी है। क्या आंसर आएगा? दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालो। फाइंड द चार्ज। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तो हम लोगों ने बढ़े भी नहीं है हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ। नेहा, प्रतिष्ठा, चलो तो करो। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं। चार्ज निकालो। फाइंड द फाइनल चार्ज। फाइंड द फाइनल चार्ज। दोनों का सेपरेट सेपरेट नहीं। फाइनल चार्ज तो अलग अलग आएगा ना। हमने क्या माना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में Q1 डैश Q2 डैश जो फाइनल चार्ज है वो चेंज हुए हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? CV। C और V। तो तुम्हारे पास C है हर कैपेसिटर का, यस मैम। और आपने पोटेंशियल निकाल लिया हर कैपेसिटर का कितना? 14। तो बस मल्टीप्लाई तो करना है। अरे भाई साहब, 280 तुम कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? ये एक जीरो फालतू क्यों लगा रहे हो? हम 20 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा अच्छा। Q फाइनल किसके बराबर होगा? T1 इंटू Q इक्वल्स टू CV। ये होगा। तो देखो अगर इस वाले का निकाले तो इसके पास कैपेसिटेंस कितना है? 2। ठीक है। वोल्टेज कितनी है? 14। कितना आया? 14 टू जा 28 माइक्रो वोल्ट, क्योंकि चार्ज किसमें है? माइक्रो में। तो Q की वैल्यू कितनी आई भाई? 28 माइक्रो, सॉरी कुलाम। Q है ना तो माइक्रो कुलाम। 280 कैसे आ रहे हैं सजन तुम्हारे? तुमने क्या किया? 14 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, वोल्टेज को वोल्टेज से ही मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों हो जा रही है ये मिस्टेक? इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई। नहीं, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक। इसकी माफी नहीं है। सजल तुमने भी यही किया। सजल चलो, इस वाले का निकाल दिया, इस वाले का निकालो कैपेसिटेंस जो CD के अक्रॉस है। इसका देखो कैपेसिटेंस क्या है? 3 माइक्रोफेराड। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? अब ये 10 वोल्ट नहीं है, अब कितना हो गया इसका कैपेसिटेंस? वोल्टेज 14 जो चेंज हुई है। 14 3 जा 42 माइक्रो। यस गुड। ठीक है। तो अब देखो ये तुमने जो 20 से ले था, जब कनेक्ट कर दिए उसके बाद तो पोटेंशियल चेंज होगा ना, जो तुमने निकाला है। यही तो हम लोगों ने पोटेंशियल चेंज हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद। तो जो पोटेंशियल चेंज होगा वो दोनों में कॉमन पोटेंशियल होगा। कॉमन पोटेंशियल ये रहा, बस फिर तो फॉर्मूला रखना है। चलो अब ये बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है? AB वाले कैपेसिटर से CD में गया है, CD वाले में AB से गया है। अब देखो खुद तुक्का मत मारना, पहले इनिशियल चार्ज निकालो। इनिशियल चार्ज निकालो AB और CD का। फिर डायरेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ चार्ज गया है। पहले जो AB है उसके पास कितनी वोल्टेज थी? 20 22 जा 40। तो उसके पास कितना चार्ज था? हाँ, A to B तो नहीं जाएगा ना, AB से CD वाले में जाएगा। देखो यहाँ देखो। यस मैम। मैं भी से यहाँ CD वाले। देखो। हाँ देखो यहाँ पे आओ, ये दो कैपेसिटर थे इनिशियली। ये C1 था, ये C2। जिसके पास कितना है? ये 2 माइक्रोफेराड और ये है 3 माइक्रोफेराड। ठीक है।
इसके इसके यहाँ पे पोटेंशियल था कितना 20 वोल्ट, और इसके यहाँ पे जो पोटेंशियल था V2 वो कितना था 10 वोल्ट, है ना। तो अब देखो Q इनिशियल अगर निकालना है ए बी के अक्रॉस, इस वाले कैपेसिटर पे C1 में Q1 निकालना है तो कितना आएगा, C1 V1, C कितना है 22 माइक्रोफेराड, V कितना है 20, तो 40 माइक्रो कूलम्ब। ऐसे ही Q2 निकालो, कितना है भाई 30 माइक्रो कूलम्ब। फाइनल तुम लोगों ने निकाल लिया, कैसे निकालोगे, V कॉमन निकालोगे, V कॉमन तुमने निकाल लिया 14 वोल्ट। अब फाइनल चार्ज निकालो, Q फाइनल अक्रॉस 1 कितना है 14 इंटू आया 28 माइक्रो कूलम्ब। Q फाइनल 2 सेकंड के अक्रॉस निकाला, पोटेंशियल सेम, कैपेसिटर कितना है 3, तो कितना आया 42 माइक्रो कूलम्ब। अब देख लो कहाँ से कहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यानी एक इस वाले कैपेसिटर से C1 से कहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है C2 पे, है ना। अच्छा अब नेट चार्ज ट्रांसफर बताओ, नेट चार्ज जो पूरे सर्किट में जो नेट चार्ज फ्लो हुआ है, नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ है, पहले यहाँ पे कितना था इस प्लेट के पास 40, रह कितना गया 28, तो यही चार्ज कितना, यही चार्ज फ्लो हुआ होगा कितना 40 माइनस 28 कितना आ गया भाई 12 माइक्रो कूलम्ब। तो ये चार्ज है जो देखो, अब ये इतना ही 12 इसमें ऐड हो गया, 30 प्लस 12 कितना आ गया 42, जो इसका ये फाइनल चार्ज है। तो ये टोटल चार्ज इतना ही चार्ज क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। तो ऐसे तो निकालोगे, अगर इसमें पहले इतने था अब 28 रह गया तो कितना भाई चार्ज फ्लो हो गया, इसका माइनस कर दोगे। तो इसमें कोई नई मैथमेटिक्स तो है नहीं, वही कॉमन जो अब तक पढ़ते आ रहे हो वही है, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल जब करो जब मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी है, ठीक है। अब पोलैरिटी को रिवर्स करके लगाया है, इसमें पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, था ए बी का, ये यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज थे, ये नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अब इस तरीके से कनेक्ट है। चलिए अब मुझे दोबारा बी कॉमन बताओ और क्यू फाइनल क्यू इनिशियल बताओ। चलिए इसके पास था 2 और इसके पास था 3 माइक्रोफेराड, इसके पास था 20 वोल्ट और इसके पास था 10 वोल्ट। बी कॉमन बताओ फाइनल, और क्यू फाइनल बताओ, और जो नेट चार्ज फ्लो हुआ है वो बताओ। 3 चीज बतानी है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में कराएंगे। बी कॉमन देखते हैं सबसे पहले, किस कौन बताएगा बी कॉमन। देखते हैं लड़कियां आगे हैं कि लड़के। लड़कियां भाई सेजल, कशिश, प्रतिष्ठा, चलो करो। बी कॉमन निकालो, बी कॉमन फॉर्मूला। तुम लोग मुझे लगता है तुम लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो, कॉपी पेन लेके बैठो भाई। पेंसिल लिए, पेंसिल, हाँ पेंसिल लेके बैठो कि 2 दिन बाद पढ़ो तो दिखे भी ना। वेरी गुड, पेंसिल लेके बैठने बच्चे। पेन नहीं है तुम्हारे पास मैम ये रफ में करते भाई, हैं पेन, कैलकुलेशंस। पेन से लिखो, ये रफ वर्क नहीं है, ये नोट्स बनाओ इनके। फिर मिट जाएगा, फिर कब, फिर दोबारा कैसे पढ़ोगे, फिर दिमाग से मिट जाएगा तो पेजों को कैसे पढ़ोगे भाई। तुम्हारी क्लास बी कॉमन नहीं निकाल पा रही है, बताओ। फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, फॉर्मूला उठा के देख लो। मैम 2 आ रहा है, वेरी गुड। किसका आया है भाई 2, देखो 2 किसका आया है, 2 बताओ मुझे। 2 कशिश का आया, वेरी गुड कशिश। तो बोलती क्यों नहीं हो, कशिश ही पढ़ रही है, वेरी गुड। प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं तुमने कैलकुलेशन में एरर कर दिया है। प्रतिष्ठा बताओ कैसे किया तुमने। ठीक है Q1 फाइनल बताया है 4 माइक्रो, वेरी गुड।
वेरी गुड हर्ष, हर्ष का भी आंसर सही आ रहा है। चलो बच्चे पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो बी कॉमन का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला C1V1 माइनस C2V2 यही करना है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। वेरी गुड, दोनों आंसर सही आए हैं हर्ष के, वेरी गुड। C1 की वैल्यू, गौरव का भी सही आ गया एकदम, गौरव वेरी गुड। तो भाई देखो C1 कितना है हमारे पास, वोल्टेज 20 माइनस C2 कितना है 3 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल C1 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 माइक्रोफेराड कितना आ गया 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। तो बी कॉमन आ गया भाई आपके पास 2 वोल्ट। बस अब Q1 फाइनल कितना हो गया, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल 2 वोल्ट का, चार्ज कितना है वही निकालना है, तो CV निकालो 2 मल्टीप्लाई 2 10 माइक्रोकुलाम, सॉरी 4 माइक्रोकुलाम, राइट। और Q2 फाइनल CV लगाओ, वेरी गुड, सबके आंसर सही आ गए एकदम, गुड वेरी गुड बच्चों। 3 माइक्रो मल्टीप्लाई 2 6 माइक्रोकुलाम। चलिए आ गया समझ में, अब तो चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगले आगे बढ़ते हैं, सवाल करो। How many XX electrons must be added to one plate and removed from the other? मतलब एक प्लेट से, जब हम लोगों ने चार्जिंग पढ़ी थी ना, तो मैंने यही तो बताया था, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरी प्लेट पे ऐड हो रहे हैं, यही बताया था हम लोगों ने। यही एनर्जी में जब उसका सॉरी स्टोर्ड एनर्जी का जब फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो मैंने यही बताया था कि एक से चार्ज जाएगा और दूसरे पे चार्ज ऐड होगा, एक से चार्ज जाएगा दूसरे पे ऐड होगा। तो अब यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर मुझे 25 जूल की एनर्जी चाहिए तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराने पड़ेंगे। और कैपेसिटेंस तुम्हें दिया है, तो तुम्हें देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले तो ये देखो, यू गिवन है 25 जूल और कैपेसिटर गिवन है 5 नैनो फेराड, एन इज नैनो, ठीक है, एन इज नैनो। फॉर्मूला क्या था स्टोर्ड एनर्जी का, फॉर्मूला बताओ। ये 3 फॉर्मूले हैं, बताओ इन 3 फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है। Q गिवन है तुम्हारे पास और C गिवन है, V कोई गिवन है तुम्हें, पोटेंशियल कहीं गिवन है। देखो चार्ज का कहीं ना कहीं तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात है तो कहीं ना कहीं चार्ज पे बात आएगी, चार्ज पे बात आएगी। पोटेंशियल, हाँ तो नहीं, स्पर्श Q स्क्वायर बाय 2, हाँ वेरी गुड। तो पोटेंशियल तो हमें कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये दोनों पे कटस लगा दूंगी, नहीं भाई पोटेंशियल नहीं है तो मैं कहाँ से लेके आऊंगी, है ही नहीं मेरे पास। तो दिस फॉर्मूला मस्ट बी यूजफुल, यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 C Q स्क्वायर। तो आपके पास ये है 25 गुलाम है, आपके पास 5 नैनो फेराड विच इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालो, N को भी ओपन कर लेना, 5 2 जा 10 और ये 250 नैनो फेराड इक्वल्स टू Q स्क्वायर, ये आ गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, इंटू 10 टू पावर -9, को अभी Q स्क्वायर, इनको अभी सिमेट वो बनाओ, ये हो गया 250 2 and 2 is to 10 to power -8। तो Q आ गया आपके पास 5 into 10 to power -4। Q की वैल्यू, अच्छा तुमने चार्ज ही बता दिया, तो भाई आपके पास Q इतना आया। और Q कितना होता है, Q किसके बराबर होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा होगा, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनी, यस वेरी गुड। N निकालना है तो Q आ गया, तो भाई सब तो N निकालना आपके बाएं हाथ का काम है। Q आया है 5 into 10 to power -4, इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to power -19 इक्वल्स टू N की वैल्यू 5 बाय 1.6 को खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, पार आएगी +19 यानी -4 10 to power 15। वेरी गुड, तो ये आपका आंसर है, स्पर्श ने आंसर सही दिया है, प्रतिष्ठा का भी आंसर एकदम सही आया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखा, इस तरीके से तुम लोग
आसानी से आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है? मजा आ रहा है ना सवाल करने में? चलो एक सवाल और, हाँ एक सवाल और करो, चलिए सॉल्व। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, पर मुझे पता है बच्चे गलती करेंगे। कॉन्सेप्ट एरर मैं पढ़ा चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। चलिए करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत आसान है। पोटेंशियल का क्वेश्चन है, मैंने बोला था पोटेंशियल पढ़ के आना, तो बताओ कितना पढ़ के आए हो? चार्ज की वैल्यू बतानी, कितनी फ्लो करेगी। देखो 3 प्लेट्स हैं, मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओगे। और बहुत थोड़े थोड़े दूरी पे सेपरेशन है, मान लो डी डी, ये छोटी छोटी दूरी पे सेपरेट है। प्लस क्यू स्पर्श, हाँ स्पर्श ने सही बताया। तो देखो क्या कह रहा है कि आपने इस सेकंड वाली जो प्लेट है इस पे क्यू चार्ज दिया, तो मैंने तुम्हें इंडक्शन पढ़ाया है कि चार्ज इंड्यूस होगा। इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा बताओ? माइनस 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 क्यू। इसके इधर तरफ कौन सा चार्ज आएगा? देखो इस पे पूरी पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे इंड्यूस हो गया, प्लस क्यू आएगा। अब आपने बोला कि इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करके क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज आपका क्या हो गया, अर्थ में फ्लो कर गया। तो आंसर विल बी प्लस क्यू। वेरी गुड, हर्ष का भी आंसर सही है, करेक्ट। तो चार्ज फ्लो इज प्लस क्यू। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो हाँ हाँ, इसी का एक क्वेश्चन मैं को पूछ लेती हूँ। मान लो इसको ऐसे मानो कि एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है? एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी, मतलब इसको जब तक चार्ज किया गया जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस बी हो गया, और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज किया, ठीक है? इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। अब क्या किया, देखो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ यहाँ लिख रही हूँ डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट करके इसकी एक प्लेट को पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है? इसकी एक प्लेट को, और जो ये पॉजिटिव प्लेट ही थी, मान लो एक प्लेट पॉजिटिव होगी ना और एक प्लेट नेगेटिव होगी, तो जो इसकी पॉजिटिव प्लेट थी इस पे प्लस क्यू चार्ज और दे दिया। अब मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कॉन्सेप्ट है, वैसे एक लाइन का सवाल है, एक ही लाइन का, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यही सवाल मैं पूछ रही थी, ये सवाल कौन करेगा? अक्रॉस द कैपेसिटर। करो। स्पर्श, हर्ष, सुरेंद्र, प्रतिष्ठा, कशिश, दिया, चलिए गौरव, नेहा क्या कर रही है? ये नेहा तुम कहाँ बिजी हो भाई? और सुजल, इनके आंसर नहीं आ रहे, रितु के भी नहीं आ रहे, ऋतिक के भी नहीं आ रहे। रितु, ऋतिक, नेहा, यू आर नॉट इन द क्लास। भावना, अवनी, आदित्य, पार्टिसिपेट करो सबकी तरह। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय सी। सी चेंज नहीं होगा, सी इतना ही रहेगा। दैट मीन्स तुम्हें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। इनिशियली क्या था, Q सी वी, ये था इनिशियली। फाइनल कितना होगा बस वो निकालना है। 2 वोल्ट नहीं, ऐसे नंबर्स में नहीं आएगा। 2 में कैसे निकाल दिया? नहीं स्पर्श, नो, कॉन्सेप्चुअल एरर।
बताओ भाई, क्यू आपको निकालना है कि प्लस क्यू चार्ज और ऐड कर दिया। पहले इस बैटरी पे कितना चार्ज था, इस प्लेट पे सीवी चार्ज था पहले, अब तुमने प्लस क्यू और ऐड कर दिया तो कितना चार्ज हो गया क्यू फाइनल। क्यू फाइनल पहले कितना चार्ज था सीवी, अब कितना और ऐड कर दिया। वेरी गुड प्रतिष्ठा, वेरी गुड भाई, प्रतिष्ठा ने एकदम सही आंसर किया है। क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, सीवी प्लस क्यू बाई टू। अब देखो क्यू बाई टू क्यू होगा, इस प्लेट को कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज मैंने बताया था, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया हमने, क्यू। तो अब देखो इधर क्यू बाई टू, हाँ वेरी गुड। अब अब सबको समझ आया कि ये क्यू बाई टू होगा। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा प्लस में, क्यू बाई टू, और इतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव का, कितना, क्यू बाई टू। और यही चार्ज हमारे काम का है कैपेसिटर की प्लेट पे, तो सीवी प्लस क्यू बाई टू फाइनल चार्ज। तो पोटेंशियल कितना आ गया, सीवी प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। हाँ सही आंसर सब। समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, बहुत हो गए क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, है ना, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो देखो हमारे पास जब मेटल्स की हम लोग बात करते हैं, मतलब कितने तरीके के हमारे पास मेटल्स होते हैं। एक तो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर्स। हाँ सेमीकंडक्टर होगा। एक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स भी होंगे, ये नॉन कंडक्टर ही होंगे, ठीक है। एक और बोलते हैं आप लोग डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, जैसे इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में आप लोग क्या नहीं कर सकते, चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, देखो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत ज्यादा, बहुत मैक्सिमम। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नेग्लिजिबल, एक आध कोई हो गया तो ठीक है, नेग्लिजिबल होंगे। डाइलेक्ट्रिक्स के पास क्या होते हैं, इनके पास होंगे नहीं, बट क्या हो सकते हैं, हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो वो होते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या है, कैसी कंपाउंड है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। लिखो, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। इफ द फील्ड, अब अगर क्या होगा, अब देखो कैसे, अब डाइलेक्ट्रिक्स भी दो तरीके के होंगे, एक होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होगा हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग इनमें चार्जेस इंड्यूस कर सकते हैं। हमें तो चार्जेस चाहिए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्जेस है। इंसुलेटर में तो आप किसी भी तरीके से चार्जेस इंड्यूस ही नहीं कर सकते, बट डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, आप लोग चार्ज इंड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यू विल गेट सम इंड्यूस्ड चार्जेस, किस पे, डाइलेक्ट्रिक पे। तो अब दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, यानी दो तरीके के मटेरियल होंगे, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर वाले जो होंगे, इसमें क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कुछ ना कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे भी मान लो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस तरीके से अरेंज होंगे किसी कंपाउंड में, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर इधर से नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इनकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है ना, रैंडमली अरेंज है। इनिशियली क्या है, रैंडमली अरेंज है, ठीक है, रैंडमली अरेंज, रैंडमली अरेंज है। इसकी वजह से क्या होगा, नेट अगर उसकी बात करें डाइपोल मूवमेंट की, रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से
क्या हो जाता है इनमें, डायपोल मोमेंट इनका 0 हो जाएगा। बट अगर जैसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं, और वी विल गेट द नेट डायपोल और वी विल गेट द नेट इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फाइनल डायपोल मोमेंट मिल गई, इसका मतलब वी विल गेट द फाइनल चार्ज। नॉन पोलर में क्या होगा कि जो एक मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव चार्ज और उसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज एक साथ कोइंसाइड करेंगे इनिशियली मतलब यहाँ पे इनिशियली हमारे पास डायपोल मोमेंट भी 0 है और हमारे पास पोलैरिटी भी नहीं है, क्योंकि दोनों कहाँ पे हैं, एक ही साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, उसके बाद क्या होंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन अप हो जाएंगे। फाइनल अरेंजमेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पर दे विल गेट सम नेट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट से अब हमें मतलब डाइलेक्ट्रिक्स हमारे लिए कैपेसिटर में क्या यूज आता है। देखो, अगर कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दी जाए तो डाइलेक्ट्रिक क्या काम करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज इंड्यूस हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर, अब उसका जो कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटर का काम क्या था, मुझे उस पर चार्ज स्टोर कराना, जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करा सके। अब जितना चार्ज इंड्यूस होगा मतलब उस पर उतना चार्ज क्या होगा, बढ़ गया चार्ज की वैल्यू, जिसकी वजह से जो मेरे कैपेसिटर की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, उसका जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स को इंड्यूस करने से क्या होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वो अभी आप पूरा यहाँ पे मैथमेटिकली समझोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपने लिया कैपेसिटर की प्लेट। ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव। ये है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि जितना इसके पास स्पेस था, मान लो ये डी डिस्टेंस दूर है, इसके डी डिस्टेंस में पूरे में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिल द कंप्लीट स्पेस, पूरी जो स्पेस है, फिल द कंप्लीट स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक। अब पूरी स्पेस में क्या करो, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो। कैसे, देखो यहाँ पे आओ, ये पूरी स्पेस में मैंने इस पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये समझो मैंने पूरी डिस्टेंस में किया है। ठीक है, अगर अब इसकी वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक, इसमें मत करो तुम, पहले पूरा अलग से समझो वरना फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ। यस, अब देखो, अब जो ये कैपेसिटर की प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस की वजह से इधर नेगेटिव में जा रही होगी, प्लस की वजह से यहाँ नेगेटिव में जा रही होगी, तो ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक ई नॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए वो स्लैब, स्टेप सेकंड। यहाँ पे ये मेरा कैपेसिटर, यहाँ पे मैंने एक स्लैब ली और ये स्लैब यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। ये मान लो फुल्ली इंट्रोड्यूस है, कोई स्पेस है नहीं। ठीक है, अब मान लो इस प्लेट पे कितना चार्ज था, प्लस क्यू, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज था। अब ये कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगी, इस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगी इस प्लेट पे, यानी यहाँ कैसा चार्ज आने वाला है, चलो थोड़ा स्पेसिंग लगा के बताते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे ये कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगी, नेगेटिव चार्ज। देखो, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ पे कौन सा चार्ज लेके आएगी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
इधर पॉजिटिव है तो इसके दूसरे एंड पे कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव, और इधर नेगेटिव है तो इसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट कौन सी थी, इस प्लेट पे, इस प्लेट को भी थोड़ा सा दूर कर लो फिर। ये प्लेट है यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो, अब जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। देखो जो बाहर कैपेसिटर था इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितनी है, ई नॉट। यहाँ पे ये आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अब देखो जो ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं ये अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में है। देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में है, इसे नाम दे दो ई इंड्यूस्ड, इसे क्या नाम दे दो, ई इंड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गई ई इंड्यूस्ड। अब इसके बाद देखो कि अगर तुम्हें क्या करना है, एक सेकेंड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है। अब देखो जो ये अंदर वाले चार्जेस है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे। अब जो बाहर वाले हैं इनकी वजह से जो इंड्यूस्ड होगी, मान लो मैं अंदर के चार्जेस समझाने के लिए बनाए थे, अगर इन्हें अब रिमूव कर दूं, एक सेकंड रुकना, डायग्राम तो बना के लेके आनी चाहिए थी मुझे। ये इंड्यूस हुई, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी वजह से जो ई इंड्यूस्ड होगी उसकी देखो जो डायरेक्शन आएगी वो इसके ई नॉट के अपोजिट आएगी अब, ठीक है। अब इसके ई नॉट के अपोजिट आ गई यहाँ पे, ये आई ई आई की डायरेक्शन, ठीक है, ये ई आई की डायरेक्शन। अगर अब मुझे, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नॉट की डायरेक्शन ये है, अगर आपको ई नेट निकालना है इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो ई नेट की वैल्यू होगी वो बताओ कितनी आएगी। भाई जो ये ई नॉट है ये, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इंड्यूस्ड वाली, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। देखो ध्यान से देखो, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, कैपेसिटर की वजह से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई नेट आई ई नॉट माइनस ई आई, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अगर इस प्लेट का डाइलेक्ट्रिक के है तो तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से रिड्यूस हो जाती है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक होता है, कितने से, ई नॉट बाय के से, है ना। तो यहाँ से जो ई नेट आएगी जो रिड्यूस्ड होके आएगी वो कितने से रिड्यूस हो जाएगी, जितने का इसका डाइलेक्ट्रिक होगा, यानी ई नॉट बाय के से वो इंड्यूस्ड जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन 2, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक्स में अगर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हो जाती है, ई नॉट बाय के से। अब ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो कितना आया, ई नॉट बाय के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, के को यहाँ पे ले जाओ तो ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट के माइनस ई आई के, ठीक है। सॉल्व करो, अब क्या बनेगा, अगर इधर लेके आओ ई नॉट माइनस ई नॉट के को कैलकुलेशन करो, ये नेगेटिव का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया ई आई के, ठीक है। तो यहां से अगर ई नॉट कॉमन ले लिया तो क्या बना, के माइनस 1 इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई बताओ, इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्योंकि मुझे इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है,
एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, स्पर्श बताओ, पुराना याद है? पैरेलल प्लेट्स की वजह, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को किस में लिख दोगे? क्यू में। अब अगर मान लो इसका एरिया ये है तो सिग्मा क्या हो गया? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना आ गया? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 इक्वल्स टू इंड्यूस्ड चार्ज मान लो कितना होगा? क्यू आई। यही तो मुझे फाइंड करना है। क्यू इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, कितने से रिड्यूस हो जाएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको यहीं पे रहने दो, और ये आ गई आपकी वैल्यू के। ठीक है, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, यही आंसर है। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, तो यहां से क्यू इंड्यूस की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू के माइनस 1, इसका के जो यहाँ पे था के, इसको क्या करो, इधर ले जाओ अपॉन में, तो ये आ गया यहाँ पे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू इंड्यूस्ड। चार्ज इंड्यूस्ड की वैल्यू है ये। इसको कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लो। अगर चार्ज इंड्यूस्ड की वैल्यू आती है सॉल्व करने के लिए तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इस तरीके से निकालोगे चार्ज इंड्यूस्ड। गिवन चार्ज और उसमें जो आपके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है यहाँ पे के मानी है, के माइनस 1 बाई के। तो ये क्या होगा आपका इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू। और ये कब आई है? जब पूरा डाइलेक्ट्रिक में फिल किया हुआ है। और ये डिपेंड भी नहीं करेगा कि मान लो अगर किसी पर्टिकुलर थिकनेस पे डाइलेक्ट्रिक है फिर भी इंड्यूस्ड चार्ज पूछा है तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी मैंने क्या सपोज करके चली थी कि पूरी जो ये पूरा जो डिस्टेंस है उसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तब ये आया। अगर पेपर में आ जाए कि सिर्फ छोटे से थिकनेस में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है तो क्यू इंड्यूस्ड कितना आएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, तब भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो लिख लो, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट्स में लिखो। लिख लिया? दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस। ठीक है, दूसरा अगर कैपेसिटी निकालनी हो, मतलब आप कैपेसिटर, ये तो क्यू तो निकाल लिया इंड्यूस। अच्छा, अब आपको निकालना हो कि कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई, तब कैसे निकालोगे? सॉल्व करो। हाँ, के टाइम्स, बट कैसे, वो कब आएगा के टाइम्स? देखो, सपोज करो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आपने इतने से एरिया में यानी इतने सी थिकनेस में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। मान लो ये यहाँ से यहाँ इन प्लेट्स की डिस्टेंस डी है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये खुद सिर्फ टी थिकनेस की है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अंदर चार्ज इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, प्लस वाला और ये माइनस। सपोज अब निकालना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी हुई। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं इन दोनों प्लेट्स की वजह से कितना होगा, देखो मान लो इस प्लेट जो ये बाहर कैपेसिटर है इसकी वजह से पोटेंशियल होगा मान लो V1, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है मान लो वो कितना है V2। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ई डी। ठीक है, यही होगी। V1 किसका है? देखो कैपेसिटर वाले का, यहाँ पे अगर तुम्हें समझ में आए ये कैपेसिटर का मान लो, और V2 डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे डी है, ये डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? लास्ट वाले उसमें से हमने कितनी मानी थी? ई नॉट, तो इसको तुम ई नॉट मान लो। ई नॉट डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? देखो पूरे में डी है बट टी वाले में क्या है मेरे में? स्लैब। तो ये कितने डिस्टेंस में ये होगी? डी माइनस टी में। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कितने एरिया में निकलेगा? सिर्फ ये टी थिकनेस के लिए, टी थिकनेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है? बताओ कितनी हो जाएगी? इसका के टाइम्स हो जाएगी ना अपॉन में, ई नॉट बाय के, रिड्यूस्ड हो जाएगी।
कितनी इंड्यूस अभी तो निकाली थी कि इसमें जो ई नेट आएगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितनी आएगी, ई नॉट बाय के। ये देखो यहाँ पे, ये तो क्या है, ई नेट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी आई है, ई नॉट बाय के। तो ये आ गई आपकी ई नॉट बाय के। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट कॉमन ले लो, ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय, ठीक है, ये आ गई बी। बट निकालना क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है। लिखिए अब, V की वैल्यू पुट करो, V क्या है, E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अब किस में लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाया है मैंने, पैरेलल प्लेट के लिए क्या, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो रखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में Q इक्वल्स टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल, तो ये कितना आ गया, D माइनस टी प्लस टी बाय। तो दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस, ठीक है। इस तरीके से क्या निकाल लोगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर इस तरीके से हो कि छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हो, टी मान लो ये T1 थिकनेस पे, ये T2 थिकनेस पे, ये एक और है, ये T3 थिकनेस, और ये तुम्हारा कैपेसिटर में क्लोज हो गए। कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी कितनी है, डी है। अब अगर पूछे कि फाइनल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इस केस में, कैसे निकालोगे, देखो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज, जो एरिया रहेगा तुम्हारे किसका, ये ए किसका एरिया है, प्लेट्स का, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका एरिया है, ठीक है। अच्छा, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पे भी कितना है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, डी। अब देखो, अब थिकनेस किसकी थी भाई, डाइलेक्ट्रिक्स की, यहाँ पे तो एक डाइलेक्ट्रिक था तो टी लिख दिया, यहाँ पे जितनी डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका क्या कर दो, ये माइनस T1 माइनस T2, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस कॉमन ले लो, ऐसे लिख दो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू जितने भी हो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम क्या करना है, टी बाय के, यानी ये अगर T1 वाली थिकनेस है, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है तो K1, T2 का डाइलेक्ट्रिक K2 है तो K2, इसका डाइलेक्ट्रिक K3 है तो K3, इस तरीके से, ठीक है। T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3, इस तरीके से क्या कर सकते हो, इनको जनरली तुम सॉल्व कर सकते हो। तो लिख लो इसको अपनी नोटबुक में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। लिख लिया, किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, किसी को कहीं पे भी दिक्कत है तो हैंड रेज करो, जो प्रॉब्लम, जो पॉइंट नहीं समझ आया। गौरव समझ आया, यस मैम। भावना, यस मैम। अच्छा, अगर जो डी, जो थिकनेस टी है वो डी के बराबर हो जाए, सुनो, जो ये थिकनेस टी है वो पूरे डी के बराबर हो जाए तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल केस, है ना। ओहो। अगर D इक्वल्स टू टी, यानी जितनी थिकनेस, जितनी डिस्टेंस है उसमें सभी में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं, तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे सॉल्व करके बताओ। स्पेशल केस देखो एक बार इनमें, स्पेशल केस देखो।
अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर जो थिकनेस है वो डी के बराबर हो जाए, जो थिकनेस है वो डी के बराबर हो जाए, तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी? देखो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये था। अब ये पूरा जो डी है वो टी के बराबर हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये के ऊपर, यानी अब पूरी थिकनेस में क्या आ गया तुम्हारा? डाइलेक्ट्रिक आ गया। सी की वैल्यू कितनी होगी? देखो सी डैश के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये वाली वैल्यू कौन सी थी? सिंपल कैपेसिटर की, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो रिलेशन क्या आया? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे जो कैपेसिटेंस है वो कितना बढ़ गया? के टाइम्स। पैरेलल प्लेट में सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर तुम्हारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो के टाइम्स इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में लिखो कि क्यों डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया। यही तो भाई रीजन था। क्या फायदा फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का? यही है कि चार्ज क्या हो गया? कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई, कितना? के टाइम्स। केस 3 दूसरा केस है कि मान लो डाइलेक्ट्रिक्स की जगह ये फॉर्मूला है ना सी डैश का, ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टी बाई के। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स की जगह इफ मेटल स्लैब इज इंट्रोड्यूस, सुनो मेटल भी हो सकता है कि अगर दे दे कि मेटल रखा है डाइलेक्ट्रिक्स की जगह, इज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, टी थिकनेस पे, 4 टी थिकनेस, तो क्या होगा? देखो डाइलेक्ट्रिक मेटल स्लेब के लिए जो के की वैल्यू होती है 4 मेटल, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है वो कितनी होगी बच्चों? इनफाइनाइट। ठीक है, देखो फॉर मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, और जो टी बाय के है वहां टी बाय इनफाइनाइट लिखोगे तो ये टर्म क्या हो जाने वाला है? 0। तो सी की वैल्यू फॉर मेटल कितनी आएगी? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, क्योंकि 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 1 बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, तो टी बाय के वाली टर्म नेग्लेक्ट हो गई। अच्छा, अब देखो क्या करो, अब मैं कहती हूँ कि जो टी थिकनेस है इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है। अगर देखो क्वेश्चन आता है ए मेटेलिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ थिकनेस 0.01 और डिस्टेंस दी हुई है 5 मीटर और थिकनेस है 0.01, तो वो क्या हो जाने वाली है? नेग्लिजिबल। तो इस केस में आपके पास सी डैश एम आएगा, वो कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, विच इज सेम एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है कुछ, इनको ध्यान रखना। जब टी थिकनेस वेरी स्मॉल हो तो क्या आंसर आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और अगर थिकनेस कंपेरेबल हो तो क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। पूरी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक रख दी हो, ये कहा, ये क्या है? व्हेन कंप्लीट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, देखो अब सारे केस हो गए हैं। ये 3-4 केस इतने इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के लिए। हाँ, स्पर्श ने सही बोला, ए एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, करेक्ट। ठीक है, और थिकनेस अगर नेग्लिजिबल हो जाए स्पर्श तो याद रखना क्या लिखोगे? सेम केस हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। ठीक है, आई होप एवरीवन दिस थिंग इज क्लियर। देखो लास्ट तक तो 14 बच्चे रह जाते हैं क्लास में। इस क्वेश्चन को एक बार घर से ट्राई कर लेना, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन है। कल हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर जब बैटरी रिमूव करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, और
इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर तुम्हारा कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। नेक्स्ट क्लास नोट्स बनाते रहना प्लीज, forget to make your own notes otherwise। और पेंसिल से तो बिल्कुल मत बनाना, सुरेंद्र से कोई भी वो मत हो जाना कि हाँ अगर ये उससे बना रहा है पेंसिल से तो हम भी पेंसिल से बनाए।